हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 8th का एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर लाए हैं जो कि साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन जो ओलंपियाड कराता है उसका ये सोशल साइंस का सैम्पल पेपर होने वाला है। सर इसमें हम लोग मेनली 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे आ सकते हैं या इसके तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो सैम्पल पेपर है इसी सेशन का है। सबसे पहले तो हम लोग पैटर्न देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। तो पैटर्न पहले देखिए, हिस्ट्री के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे सबसे ज़्यादा होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे हिस्ट्री के और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। सोशल और पॉलिटिकल लाइफ मतलब एक तरीके से इसको सिविक्स कह सकते हैं या पॉलिटी कह सकते हैं। तो सिविक्स के क्वेश्चंस कितने हैं? 10 हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। इसके बाद अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। अचीवर सेक्शन में क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या ये कह सकते हैं मैच द कॉलम से रिलेटेड हो सकते हैं, तो थोड़े से बड़े क्वेश्चंस होते हैं इसलिए उनका मार्क्स भी ज़्यादा रखा गया है। अब यहाँ पर अगर सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस में देखिए, हिस्ट्री का जो सिलेबस है, मॉडर्न इंडिया सोर्सेज एंड सिग्निफिकेंस दिया है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, इसके बाद रूरल लाइफ एंड ट्राइबल सोसाइटीज, रिवोल्ट ऑफ 1857-58, एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया। इसके बाद ज्योग्राफी में देखा जाए तो रिसोर्सेज दिया है, लैंड सॉयल वाटर दिया है, नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो गया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हो गया। ये सबके सब अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी का ही सिलेबस है, उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिविक्स में देखा जाएगा तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जुडिशरी, सोशल जस्टिस, मार्जिनलाइज्ड, इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये टॉपिक्स हैं। इसके बाद जो अचीवर जो सेक्शन 4 होगा, अचीवर सेक्शन वाला या हॉट्स वाला, इसमें सिलेबस तो वही रहता है 1 2 3 वाला ही, बस क्वेश्चंस थोड़े से लेवल टफ हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया विच केम अप इन 1920s इज सिचुएटेड एट। देखिए आपसे पूछा गया है जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया था ये 1920s में सेटअप हुआ था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर ये कहाँ पर लोकेटेड है ये आपको बताना है। तो ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगले पे आते हैं, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंडेड इन 1782 विद द डैश। अब देखिए जो पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, एंग्लो मतलब होता है ब्रिटिश, ठीक है, या जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके और मराठों के बीच में एंग्लो मराठा वॉर हुआ था पहला। अब ये 1782 में ख़त्म हुआ था, लेकिन 1782 में जो ट्रीटी हुई थी उसका नाम था ट्रीटी ऑफ सलबाई, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सलबाई के साथ ये ख़त्म हो गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक्स वॉज अ गुरु फ्रॉम इजावा कास्ट। देखिए इजावा कास्ट का दिया है, एक गुरु के बारे में बात हो रही है जिनका नाम है एक्स। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट वॉज वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि केवल एक ही कास्ट होनी चाहिए, केवल एक ही रिलीजन होना चाहिए, केवल एक ही गॉड है। किस चीज़ के लिए? ह्यूमन काइंड के लिए। अगर ह्यूमन काइंड से रिलेटेड बात करी जाए तो केवल एक ही एग्जिस्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? कास्ट पे बेस्ड हो रहा है, रिलीजन पे बेस्ड हो रहा है, गॉड पे बेस्ड हो रहा है। कोई कह रहा है मेरा गॉड सही है, कोई कह रहा है मेरा गॉड सही है। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक तरीके से अच्छी तो है ही है लेकिन बुरी भी हैं, क्योंकि ये डिस्प्यूट्स क्रिएट करती हैं। और कुछ नहीं तो ये किसने कहा था? तो ये श्री नारायण गुरु ने ऐसी बात कही थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अवर प्लानट। अब देखिए हमारे प्लानट पे आपको बताना है फ्रेश वाटर का जो सोर्स है वो कौन सा है। तो फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है? तो आइस शीट से और ग्लेशियर से मिलता है, बिल्कुल ठीक है। ग्राउंड वाटर से भी फ्रेश वाटर मिलता है, भी सही है। रिवर से भी फ्रेश वाटर मिलता है, भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज। देखिए किस तरीके से लोग जो हैं पूरे अर्थ सरफेस पे स्प्रेड हैं। अब जैसे स्प्रेड का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, कहीं पॉपुलेशन कम होती है, ठीक है। जैसे आप अगर अंटार्कटिका में देखें तो वहाँ लैंड तो है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन कोई नहीं रहती क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इतना कम है, ठीक है। इसी तरीके से हालांकि वहाँ पर आइस शीट्स में जो बर्फ़ है पूरी जमी हुई है। इसी तरीके से आप अफ्रीका देखेंगे तो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। इसी तरीके से एशिया कॉन्टिनेंट भी बहुत पॉपुलेशन है। ऑस्ट्रेलिया पर अब अगर आप जाएंगे तो वहाँ पॉपुलेशन कम है। तो इस पूरे प्रोसेस को या इस पूरे पैटर्न को क्या कहा जाता है? इस वे को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको कहा जाता है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन
डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको कहते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ क्लू दिए गए हैं, उससे आपको बताना है किसके बारे में बात हो रही है। तो इट रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। देखिए वार्म होना चाहिए क्लाइमेट, वार्म मतलब गर्म होना चाहिए, और वेट मतलब वहाँ बरसात होनी चाहिए, ठीक है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, तो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल की जरूरत होती है, भी ठीक है। हिल स्लोप्स की जरूरत होती है, मोर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, तो हिल स्लोप से वीट नहीं बोया जा सकता है, या तो टी हो सकता है तो कॉफी हो सकता है। और देख लेते हैं, ब्राजील इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप। अब आपको बताना है जो ब्राजील है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो मेज भी गलत हो गया। तो इसमें जो लीडिंग प्रोड्यूसर है ब्राजील, उसके बारे में आपको अगर पता है तो आप कर ले जाएंगे, डी ऑप्शन सही है, दैट इज कॉफी। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो टी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ये कौन सी कंट्री है, ठीक है, कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूस करती है, टी मतलब चाय। Which right allows a citizen of India to move court if they believe that any of their fundamental right have been violated by the state। अब देखिए आपको पता होगा हम लोग के बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम लोग को प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे राइट टू लाइफ है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, और भी बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, इसी राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, ठीक है, और बहुत सारे राइट्स हैं जो प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन अगर मान लीजिए स्टेट क्या करता है, आपके किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट है, ये आपके मान लीजिए फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, तो आपके पास कौन सा एक और फंडामेंटल राइट है जिससे आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये राइट क्या कहलाता है, तो ये राइट कहलाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या है कि अगर आपका कोई भी राइट वायलेट करता है कोई भी स्टेट या कोई भी पर्सन, तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्टली आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, मतलब लोअर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाके ये बात बता सकते हैं। और अगर ये बात सच्ची पाई जाएगी, सच पाई जाएगी, तो उस गवर्नमेंट के खिलाफ, उस पर्सन के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट जरूर करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, विच अमंग और ये आर्टिकल कौन से में है, आर्टिकल 32 में है, भी याद रखिएगा, आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया गया है। Which among the following is one of the most important function of लोकसभा। अब देखिए लोकसभा का मेन फंक्शन क्या होता है, आपको पता होगा, जो हमारी पार्लियामेंट है, अब पार्लियामेंट जो है उसमें मेनली 3 बॉडीज हैं, एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। तो कोई भी नियम, कोई भी बिल बनता है तो पहले वो लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, या दोनों में से कहीं पे भी पहले पास हो सकता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन होने के लिए। जब प्रेसिडेंट साइन करते हैं तो वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है। अब वही बताना है कि लोकसभा का काम क्या होता है, इसमें मेन फंक्शन पूछा गया है। तो जुडिशरी को सेलेक्ट करना नहीं, जुडिशरी को सेलेक्ट करना लोकसभा का नहीं काम है, लेजिस्लेटिव को सिलेक्ट करना भी लोकसभा का काम नहीं है, एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करना, एग्जीक्यूटिव को बिल्कुल लोकसभा ही सिलेक्ट करेगी, क्योंकि देखिए जितने भी एग्जीक्यूटिव का मतलब पहले समझिए क्या है, एग्जीक्यूटिव का मतलब आप डायरेक्टली ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको एग्जीक्यूटिव कहा जा सकता है, ठीक है। तो मिनिस्टर्स को ही मेनली एग्जीक्यूटिव कहा जा सकता है, हालांकि और भी बहुत सारी बॉडीज होती हैं जिनको एग्जीक्यूटिव में कंसीडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है उसके हिसाब से एग्जीक्यूटिव है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो देखिए वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो था सबसे पहले पास हुआ था 1878 में था, आई थिंक, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से 1878 में पास हुआ था, और लॉर्ड लिटन था उस टाइम पे, ठीक है। इसको आप एक बार देख जोड़ लीजिएगा कि कौन था उस समय वाइसरॉय और किस ईयर में पास हुआ था, हालांकि मैंने जो बताया शायद वो सही है। कांग्रेस रिजॉल्व टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज, तो इसके बाद ये नहीं आएगा। पूर्ण स्वराज की जो बात करी थी वो हमारा लाहौर सेशन हुआ था, ठीक है, लाहौर सेशन में बात करी गई थी, 1929 में हुआ था ये।
ठीक है, तो ये भी गलत है, मतलब ये बाद में आएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था 1905 में हुआ था। कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था 1907 में, सूरत सेशन था यहाँ पर, और यहीं पे कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था, मतलब मॉडरेट्स अलग हो गए थे, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे, और एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर्स अलग हो गए थे और कांग्रेस के लीडर्स अलग हो गए थे। तो इसी को क्या कहा जाता है, स्प्लिट कहता है, सूरत स्प्लिट भी इसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपका हुआ है लॉर्ड लिटन वाला केस, मतलब 1 पहले आएगा, उसके बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 2 आएगा। तो 1 3 4 2, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यही है, थोड़े से कठिन क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, गिवन रीड द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉपुलेशन pyramid ऑफ कंट्रीज PQR। द पिरामिड इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरोज टुवर्ड्स द टॉप। अब देखिए बेस पे जो है ये ब्रॉड है, ब्रॉड मतलब जो बर्थ रेट है इनका वो ज़्यादा है, ठीक। लेकिन आप ऊपर जब जाएंगे तो क्या है, धीरे धीरे करके पिरामिड जो है बहुत ही पतला हो गया, यहाँ बहुत ही छोटा पिरामिड हो गया। इसका मतलब क्या है कि डेथ रेट इतनी ज़्यादा हुई है हाई एज में कि यहाँ पर लोग बचे ही नहीं। तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, मेनली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा, जैसे केन्या है। तो इसलिए डी ऑप्शन को आप सीधे सीधे लगा सकते हैं। द पिरामिड इज़ ब्रॉड इन यंगर एज ग्रुप। अब यंगर एज ग्रुप में मतलब इंडिया की बात हो रही है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है यंग लोगों की, इसलिए ऐसा है। द पिरामिड इज़ नैरो एट बेस, क्योंकि बर्थ रेट जो है वो जापान में कम है, इसीलिए यहाँ का पॉपुलेशन, इसीलिए पिरामिड जो है नैरो है बेस पे। मतलब अगर जापान का बनाया जाएगा तो जापान का कुछ इस तरीके से बेस बनेगा, इसके बाद तो धीरे धीरे करके ऐसे बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो डेथ रेट है वो भी कम है, इसीलिए ऊपर भी थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा ये पोर्शन, ठीक है। तो इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी अच्छे से तैयारी करिए, और पूरी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना फर्दर रिविज़न कर सकते हैं। अभी के फिलहाल तक थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।